और आज अगर किसी चीज का नंबर है तो डीएनए के जैविक कार्य के, अर्थात डीएनए को इतना स्ट्रांगली अगर रसायन विज्ञान में पढ़ा गया है, जीव विज्ञान में अगर इतना स्ट्रांगली है, इससे ज्यादा पढ़ना पड़े समझ में आता है, लेकिन रसायन विज्ञान में अगर इतना स्ट्रांग फॉर्म में अगर डीएनए को पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब फिर ठीक ठाक इसके यूज हैं, यूज नहीं तो इसको पढ़ते भी नहीं। तो मैंने लिख रखा है न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य, न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य में से डीएनए भी आ जाता है और आरएनए भी आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड कह दे मतलब दोनों की बात हो रही है, अलग अलग पूछता है तो फिर वो डीएनए का अलग कार्य, आरएनए का अलग कार्य पूछ रहा है। बाकी आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूक्लिक एसिड पर आएगा, अर्थात दोनों के ही मिले जुले कार्य आपको बताने हैं, जिनमें से यूजफुल जो है, जो ज्यादा कार्य है वो डीएनए का आपको बताना है। आरएनए का तो देखो रहेगा, फिर मैं बताऊंगा। सबसे पहले कहता है डीएनए आनुवांशिकता का आधार है, अर्थात कि कोई भी गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाता है वो केवल और केवल किसके कारण होता है? डीएनए के कारण होता है। पिता से कोई गुण पुत्र को मिलता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर गुण गया, उसका मेन जो आधार है या मेन कारण है वो कौन सा कारण है? डीएनए। डीएनए ही जो है आनुवांशिकता की सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, लिखा है डीएनए लाखों वर्ष तक नहीं बदलता। बिल्कुल सही बात है, डीएनए जो होता है वो लाखों वर्ष हो जाएं, बदलने वाला नहीं। अच्छा, मनुष्य की उम्र कितनी वर्ष है? ठीक ठाक चला तो 60 वर्ष, 50 60, अच्छा चल गया 70 80, इससे ज्यादा चल भी रहा है तो बेकार है। कहते हैं साइकिल पंचर अवस्था में पड़ा हुआ है, समझ लो। ऐसी कंडीशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो डीएनए 60 सालों में 80 सालों में तो बदलने वाला ही नहीं, अर्थात एक मनुष्य का संपूर्ण जीवन काल में डीएनए कभी परिवर्तित नहीं होता। कहते हैं सर जी डीएनए बदलता भी? हाँ, डीएनए में बदलाव भी आता है, बहुत धीमा बदलाव आता है। और डीएनए में बदलाव, पूरा डीएनए बदलते बदलते अरबों वर्ष लग जाते हैं, तब मनुष्य के डीएनए बदल पाएगा। अरबों वर्ष तो जीना भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि सर लाखों वर्ष तक ये डीएनए कहता है बदलता ही नहीं है। बेटा आपने देखो अभी भी कहीं पर खुदाई हुई, कहीं भी कहीं हड्डी का या कोई भी सिरा मिल गया बोन्स का, वैज्ञानिक इस बात का परीक्षण करते हैं और बताते हैं ये डायनासोर की हड्डी है। इसका मतलब है डायनासोर के खत्म हुए पृथ्वी तो न जाने कितने वर्ष हो गए, लेकिन हजारों वर्ष बाद भी आज के समय में भी हम डीएनए से पहचान कर लेते हैं कि ये इतनी पुरानी हड्डी हो गई। कहते हैं 600 साल पुरानी हड्डी हो, 700 साल पुरानी हो। इसका मतलब 700 सालों में डीएनए बदला नहीं है। जानवर मर जाएगा लेकिन हड्डियों में डीएनए आज तक नहीं बदला हुआ है। तो डीएनए लाखों वर्ष बीत जाते हैं फिर भी डीएनए चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? आरएनए। कहता है डीएनए के रेप्लिकेशन से माता व पिता के जो लक्षण है वो संतान में आते हैं, ऐसा मैंने कल बताया था। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए का टूटना। आगे लिखा हुआ कहता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब दोनों की बात हो रही, डीएनए की भी और आरएनए की भी। न्यूक्लिक एसिड की कोशिका के अंदर प्रोटीन का भी निर्माण होता है, ये भी ध्यान रखना है। न्यूक्लिक एसिड के जो कोशिका होती है उसके अंदर प्रोटीन का भी निर्माण होता है। एक नंबर और लिखा है, कहता है प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए करता है। हाँ, प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए जरूर करता है, अर्थात प्रोटीन को बनाता आरएनए है, लेकिन इसकी सूचना को पहुंचाने का काम डीएनए का होता है। तभी कभी लोग कहते हैं डीएनए संदेश वाहक है। शायद मैंने कहीं लिखा भी होगा, नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं। डीएनए जो होता है वो संदेश वाहक, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। कहाँ? यहाँ कहीं लिखा है? हाँ चलो ठीक है, कहीं लिखा होगा भाई, अभी पढ़ेंगे याद आ जाएगा। तो जो कभी पूछेगा प्रोटीन कौन बना रहा है, तो प्रोटीन बनाता आरएनए है, लेकिन उसके संदेश डीएनए क्या करता है? संदेश वाहक का कार्य, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? ट्रांसफर करता है। आगे बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कुछ ऐसा समझते हैं। एक दिन आपने अपने घर में 4-5 दोस्तों को बुलाया और 4-5 दोस्तों को बुला करके आपने सबका थंब इंप्रेशन ले लिया, इंक में डुबाया और कागज पे सब 5 दोस्तों का थंब इंप्रेशन ले लिया, और फिर आप उसको अगर सरल सूक्ष्मदर्शी से देखोगे आपको 5 के 5 जो फिंगरप्रिंट होंगे वो अलग अलग दिखाई देंगे। ये केवल फिंगरप्रिंट हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं है। फिंगरप्रिंट देखोगे अलग अलग दिखाई देंगे और आप आसानी से पहचान कर पाओगे उन 5 फिंगरप्रिंट पर। लेकिन जानते हो ऐसे तो पहचान हो जाती है 5 दोस्तों की अलग अलग,
लेकिन बाई चांस अभी ये भी ध्यान से देखने वाली बात है, थंब इम्प्रेशन को चेंज भी किया जा सकता है बाई प्लास्टिक सर्जरी। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो प्लास्टिक सर्जरी के दौरान आपका थंब इम्प्रेशन वो खुद बनवा सकता है। उसके लिए थोड़े से पैसे और थोड़े से चीज़ें और चाहिए होंगी। आपका प्रिंट चाहिए होगा, वही प्रिंट यहाँ पर कॉपी कर दिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से आप आसानी से किसी का भी फिंगरप्रिंट ले सकते हो, और ऐसी कंडीशन पे आपका फिंगरप्रिंट और उस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट जिसका आपने कॉपी कर रखा है दोनों मैच कर जाएंगे। और जानते हो इसके तो काफ़ी नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन तभी आजकल नई जानकारी को इकट्ठा करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट को महत्व दिया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंट तब चेंज होता है जब आपकी बॉडी का डीएनए चेंज होगा। अगर आपकी बॉडी का डीएनए सेम है, आपने डीएनए की 1-2 सेल चेंज भी करवा ली, वैसे तो होनी नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी डीएनए को नहीं चेंज कर सकता। 1-2 सेल चेंज भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना जाने कितनी सेल्स होती हैं, आप सब चेंज नहीं करवा पाओगे। और दूसरा ये भी है, डीएनए अपने मन से कितने वर्षों तक नहीं बदलेगा, लाखों वर्षों तक। इसका मतलब आपने फिंगरप्रिंट चेंज भी करा लिया तो डीएनए का फिंगरप्रिंट है या जो डीएनए का प्रिंट है वो कभी बदलने वाला नहीं। और प्लास्टिक सर्जरी के बावजूद व्यक्ति चाहे जितने चेहरे बदल ले, चाहे जितने प्रिंट बदल ले, लेकिन डीएनए से उस व्यक्ति की पहचान 1 सेकंड में हो जाएगी भैया। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंट को ज्यादा महत्व दिया गया है। डीएनए फिंगरप्रिंट जो है वो डीएनए को स्कैन करता है, और जब डीएनए को स्कैन करता है तो वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट देता है। क्यों? किसी भी व्यक्ति के शरीर का डीएनए लाखों वर्ष तक चेंज नहीं होने वाला है। ऐसा हम मान लें कि अपने जीवन में तो चेंज ही नहीं होने वाला है, अपना तो पूरा जीवन निकल जाएगा। तो मैं उसी देखो पढ़ के सुनाता हूं। कहता है किसी मनुष्य के शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के केंद्रकों में उपस्थित डीएनए पर, कहता है कोई मनुष्य का शरीर है, उसमें कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। कोशिकाओं के केंद्रकों में क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए पर जुड़े हुए नाइट्रोजनी क्षारकों, आपने डीएनए के जब स्ट्रक्चर को देखा था, प्राथमिक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, फॉस्फेट आयन, फिर शर्करा, फिर नाइट्रोजनी क्षार, इनके सबके क्रम निश्चित थे और उनके सब निश्चित क्रम पर जुड़े होते हैं। हाँ, तो वही कहता है उपस्थित डीएनए पर जुड़े हुए नाइट्रोजनी क्षारक एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, या इनका क्रम एक निश्चित होता है, जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। जो आपके शरीर में क्षारकों के जुड़ने का क्रम है, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में क्षारकों के जुड़ने का क्रम है, तीसरे व्यक्ति के शरीर में क्षारकों के जुड़ने का क्रम है, वो सबका अलग अलग है। अगर मैं ये बात कहूं कि इस दुनिया में जितने व्यक्ति हैं, जितने जानवर हैं, इन सब का, जितने पक्षी हैं, इन सब का जो डीएनए का नाइट्रोजनी क्षारकों का जुड़ने का क्रम है, सबका अलग अलग है। व्यक्तियों में हमारा, तुम्हारा, इनका, उनका, सबका अलग है। तो वो कहता है ये जो इस क्रम को ही पहचान लेना कहलाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। कहता है जिसका प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में करता है। आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज क्यों करते हो या कब करते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग? तो देखो यहां लिखे हैं, अपराधी की पहचान करने में। किसी भी अपराधी का एक भी बाल अगर टूट कर रह गया है, कहीं एक भी बाल टूट कर रखा है, तो उससे आप डीएनए पैटर्न को पहचान सकते हो, डीएनए कोडिंग को पहचान सकते हो, और आपको पता चला कि इन 10 लोगों में से ये अपराधी हो सकता है, तो आपने उस बाल की सहायता से डीएनए कोड निकाला। डीएनए कोड नहीं कहना चाहते तो अनुवांशिक कोड कह सकते हो उसको। तो डीएनए कोड आपने उस बाल से निकाला और उन 10 लोगों का डीएनए कोड निकाला। उन 10 लोगों में से जिस भी व्यक्ति का डीएनए कोड इस बाल के डीएनए कोड से मैच हो जाएगा, वही अपराधी हो जाएगा। हालांकि बाल ही मैंने एक नॉर्मली ले लिया, सबसे छोटा हिस्सा आप इसको समझ सकते थे, बाकी तो ना जाने कितने लार से भी। पतला का पान खाने की आदत है भैया, और पान खा के थूक के चले गए किनारे। फिर इसके बाद जांच हुई, डीएनए लिया गया, जिसका सैंपल मिल गया वही अपराधी है। काहे का? पान खाने का। ठीक है। अगला नंबर लिखा है मृत व्यक्तियों की पहचान करने में। बिल्कुल पहचान हो जाती है। कहते सर जी मृत व्यक्ति की पहचान कैसे हो जाएगी? अगर बाई चांस एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है और चेहरा देखकर उसकी पहचान नहीं की जा सकती है, 4-6 लोगों का ऐसा मानना है कि ये उनके घर का व्यक्ति है, उनके घर का सदस्य है, ये इनके घर का सदस्य है, जानते हो क्या होगा? फिर उन 5 घर के सदस्यों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा और इस मृत व्यक्ति के शरीर का डीएनए सैंपल लिया जाएगा।
दोनों के सैंपल में कोडिंग मैच की जाएगी। कोडिंग जैसे ही जिस घर के सदस्य से मैच हो जाती है, यह मृत व्यक्ति उसी घर के सदस्यों का है या उसी घर का सदस्य है। एक और नंबर पे कहता है पैतृकता की जांच करने में भी, पैतृकता बच्चे की जांच करने में माता और पिता के दौरान डीएनए की टेस्टिंग से आप पता कर सकते हो। अगला नंबर लेता है, कहता है किसी विशेष प्रजाति के, ऐसा प्रजाति कि ये हड्डी जो मिली है डायनासोर की प्रजाति की है, कि हड्डी जो मिली हो बंदर की प्रजाति की है, ये हड्डी जो मिली है कौन सी, खुदाई पर पुरानी हड्डी थी, मनुष्य की प्रजाति की है। तभी देखते हो ना, हड्डी का छोटा सा भी टुकड़ा मिल जाता है, तुरंत डीएनए सैंपलिंग होती है और बता देते हैं कि ये मनुष्य जो है ये मनुष्य की हड्डी है, यहाँ पर मनुष्य को गाड़ा गया था। या एक भी जरा सा भी हिस्सा मिल गया तुरंत बता देगा ये मनुष्य का है, किसी जानवर का है हिस्सा। तो वो कोडिंग से ही निर्धारित हो सकता है डीएनए की, और बाकी निर्धारण नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है डीएनए को पढ़ चुके आप, आरएनए आता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। पूरा नाम जरूर याद करके जाएं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम बताइएगा। कहता है एक एक लाइन को पढ़ेंगे, हर चीज को समझेंगे। कहता है एकल रज्जुक होता है। एकल रज्जुक का मतलब, पहले डीएनए पर बात करते हैं। आपने देखा होगा डीएनए में दो रस्सियां थी, एक दूसरे पर मुड़ती हुई चली आ रही थी। पहली हेलिक्स स्ट्रक्चर था और दूसरा हेलिक्स स्ट्रक्चर था, वह द्विकुंडलिक थी। आरएनए केवल एक कुंडलित होता है। एक कुंडलित का मतलब उसमें केवल एक ही लाइन आती है, केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। कहता है यह भी उच्च अणुभार वाला होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इनका भी अगर अणुभार निकालोगे आरएनए का, यह भी बहुत हाई निकलेगा, क्योंकि इनकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना में ना जाने कितने हजारों की संख्या में क्षारक होंगे, हजारों की संख्या में शर्करा होगी, हजारों की संख्या में फास्फेट लवण होंगे। आगे कहता है इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। वो तो मैं पहले भी जानता था कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। कहता है केवल यूरेसिल एक ऐसा नाइट्रोजनी क्षारक है, ये एक बार हो चुका है। केवल यूरेसिल एक ऐसा नाइट्रोजनी क्षारक है जो आरएनए में पाया जाता है, और केवल थायमीन एक ऐसा नाइट्रोजनी क्षारक था जो केवल और केवल डीएनए में पाया जाता था। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर कहता है आरएनए के कितने प्रकार होते हैं, आप तैयार कर ले, बाकी अब रसायन विज्ञान में शायद इसकी जरूरत है भी नहीं। पहला आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, जिसको कहते हैं संदेश वाहक आरएनए। दूसरा होता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं जिसको। इसके बाद आता है टीआरएनए, अंतरण और आरएनए इसको कहते हैं। लास्ट में एक हेडिंग जरूर तैयार रखना। हेडिंग क्या है, ये नोट में लिखा हुआ है, ये शायद मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक रहेगा। कहता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये कहाँ के हैं, भारत से ही हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिक कोड की खोज अर्थात डीएनए कोड की खोज की थी। डीएनए कोड याद है, मैंने कल लिखा था इधर कि वही एजीसीटी के जुड़ने का क्रम। कहता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिक कोड या डीएनए कोड की खोज की थी, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो अगर आपसे कभी पूछता भी है डीएनए कोड की खोज के लिए या अनुवांशिक कोड खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो हरगोविंद खुराना। या आप ऐसे भी पूछ लें कि कैसी भी प्रकार से आ सकता है, कहता है डीएनए कोड की खोज किसने की थी, उसको पूछ लेता है। या ऐसा पूछ लेता है डीएनए कोड की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था, तो इनको दिया गया था। एक ही सेम क्वेश्चन है, आप इसको नोट करें। रसायन विज्ञान के इस चैप्टर का आखिरी आर्टिकल बचता है जिसका नाम है हार्मोन्स, उसको भी पढ़ लेते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप। देखो हार्मोन्स को समझना है तो मैं क्या सोचता हूं, कुछ चीजें उसके पहले भी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मानव शरीर को। जानते हो, कहोगे हाँ सर जी सब लोग जानते हैं। मानव शरीर में बेटा दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। आप कहते हो सर जी ग्रंथियां क्या चीज होती हैं, ये तो नई बात आ गई। ग्रंथियां मनुष्य के शरीर के ही कुछ भाग हैं। अब देखो इसको भी समझना, कोई कहेगा ग्रंथि क्या होती है, भाई हम तो ग्रंथि ना जान पाए, मानव शरीर को तो समझ गए। तो ग्रंथि मानव शरीर के ही कुछ भाग होते हैं, और ये ऐसे भाग होते हैं जो अपने अंदर से विशेष प्रकार के केमिकल्स, विशेष प्रकार के रसायन, द्रवों, लिक्विड्स को जनरेट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं, या अपने अंदर इनका निर्माण करते हैं कुछ विशेष प्रकार के द्रवों का। मानव शरीर के वे भाग जो अपने ही अंदर कुछ विशेष प्रकार के द्रवों का निर्माण करते हैं, आप उनको कहते हो ग्रंथियां। अब मानव शरीर में संपूर्ण में से ग्रंथियां दो प्रकार की पाई जाती हैं। पहले प्रकार की ग्रंथि होती है नलिकाकार ग्रंथि।
इसको बाह्य स्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरी होती है नलिका विहीन ग्रंथि, और इसको कहते हैं बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियां। अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि मैं पढ़ता हूं कि नलिकाकार ग्रंथियां कौन सी होती हैं, या जिनको हम बाह्य स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। मैं पढ़ता हूं, देखो, इन ग्रंथियों से निकलने वाला द्रव, ग्रंथियां तो दोनों, चाहे वो नलिकाकार हो नलिका विहीन, द्रवों का निर्माण करती हैं अपने अंदर। कहता है नलिकाकार ग्रंथियों से निकलने वाला जो द्रव पदार्थ होता है वो विशेष प्रकार की नलियों द्वारा शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचता है। तो इससे भी जो भी लिक्विड बनेगा वो नलियों की सहायता से सीधे उन भागों तक पहुंचाया जाएगा जिन भागों को इन केमिकल्स की, इन द्रवों की आवश्यकता है। कहता है उन भागों पर पहुंचता है जहां इन द्रवों की क्या होती है, आवश्यकता। इन द्रवों को एंजाइम कहते हैं। अब पूछता है कि वे जो द्रव इन नलियों से निकल के, नलियों से गुजरते हुए शरीर के अलग अलग भागों में पहुंच रहे हैं, इन द्रवों को आप क्या कहते हो? तो उन द्रवों को क्या कहते हैं, एंजाइम। नॉर्मल से एक भाषा में अगर एंजाइम को परिभाषित करना चाहें, एंजाइम वे द्रव पदार्थ हैं, एंजाइम वे रासायनिक पदार्थ हैं जो नलिकाकार ग्रंथियों या बाह्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, और ये उसी भाग पर पहुंचाए जाते हैं जहां इनकी जरूरत होती है। ये पूरी बॉडी पर नहीं मिलते हैं। जिस एंजाइम की जहां जरूरत होगी उसको विशेष प्रकार की नलिका में भरकर वहीं पहुंचा दिया जाएगा। ये बॉडी का काम है, शरीर का काम। नेक्स्ट में आ जाते हैं, कहता है दूसरी होती है नलिका विहीन ग्रंथियां, अर्थात इसमें कोई नलिका नहीं होती, यह बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं, अर्थात इनसे निकलने वाला द्रव पूरे शरीर में फैलता है। अब इसमें क्या था, नलिकाकार थी, नलियों के रूप में था, तो लिक्विड जो बनता था वो नलियों से सीधे शरीर के निश्चित भागों पर पहुंचता था। अब इसमें क्या, नलिकाकार तो है ही नहीं, नलिका विहीन, अर्थात नलिका नहीं है इस ग्रंथियों पर, या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। कहता है इन ग्रंथियों से निकलने वाला द्रव पदार्थ सीधे रक्त में घुल जाता है और पूरी बॉडी पर पहुंच जाता है, पूरी शरीर पर फैल जाता है, और आवश्यकता के अनुसार निश्चित समय पर ही कार्य करता है। हमेशा 24 घंटे कार्य नहीं करता हार्मोनल सिस्टम। ये तब काम करेगा जिस चीज की जरूरत है। भैया किसी के दुख को सुन लिया तो फिर अब ऐसा हार्मोन डेवलप होगा जो आपको दुखी कर देगा। फिर कहो वो आदमी चुप हो जाए, तुम 1 घंटे तक रो रहे बैठे उसके दुख में, तो क्या हुआ कि ये बराबर काम नहीं कर रहा था, ये समय आने पर इसने काम करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि 24 घंटे काम करता रहेगा। जिस टाइप से आप अपने मन को बना लोगे ये उसी प्रकार के हार्मोन्स को डेवलप करेगी ग्रंथि, और वही प्रकार का हार्मोन पूरे शरीर में जैसे फैलेगा। मैंने कहा था कि अगर आप अपने आप को बीमार मान लेते हो, आप जल्दी ही बीमार हो जाने वाले हो, क्योंकि आपका जो शरीर है नलिका विहीन ग्रंथियों से ऐसा ही हार्मोन डेवलप करेगा जो आपके शरीर का पूरा सिस्टम बिगाड़ कर देगा, आपको बीमार बना देगा। आगे निश्चित समय पर कार्य करता है, ये द्रव हार्मोन्स कहलाते हैं। जो नलिकाकार ग्रंथियों पर द्रव लिक्विड बनते थे उनको आप एंजाइम कहते थे, नलिका विहीन ग्रंथियों पर जो लिक्विड्स का निर्माण होता है आप उनको कहते हैं हार्मोन्स। नॉर्मली अगर मैं देखता हूं हार्मोन्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यह है स्टीरॉयड हार्मोन्स पहले प्रकार का, दूसरा एमीन हार्मोन्स, तीसरा पेप्टाइड हार्मोन्स। हाँ, एक चीज और आपको यहां से बताने लगे, स्टेरॉयड हार्मोन्स वही है जो आपने ऐसा सुना होगा, कह रहे होंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या करता है, शरीर में मसल्स में ताकत को भर देता है। तभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब उनको रेस करवाई जाती है तो वे स्टेरॉयड का इंजेक्शन ले लेते हैं, और स्टेरॉयड का इंजेक्शन लेते ये ऐसा एंजाइम डेवलप करता है स्टेरॉयड, ये खुद एक एंजाइम, ये शरीर के जैसे ही अलग अलग भागों में पहुंचता है ये पूरे शरीर को ताकत से भर देता है। और फिर आदमी जो होता है, जो जिसने कम रेस भी अच्छी कर रखी होती है, वो भी अच्छी रेस प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसके बेटा अपने आप में बहुत नुकसान भी है, जहरीला पदार्थ है, समझ लो प्रकार का। तो ये बेटा हार्मोन्स हो गए, आप इसको हार्मोन्स में केवल आप इतनी बात नहीं करके आओगे। ये तो एंजाइम के लिए थी, हालांकि एंजाइम में इसके पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये पढ़ना जरूरी था उस समय कि नलिकाकार बाह्य स्रावी ग्रंथि का अर्थ क्या है, नलिका विहीन और अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या है उपयोग। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि हार्मोन्स किन प्रकार की ग्रंथियों द्वारा डेवलप होते हैं या बनाए जाते हैं, तो आप उसको याद रखो, नलिका विहीन ग्रंथियां या उसको आप कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। आप इसको नोट कर सकते हैं, आपका ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है।